नमस्कार जी, मैं सूर्यभूषण दुबे रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल का फैकल्टी हूँ। आज हम लोग सिंक्रोनस मशीन के बारे में स्टडी करेंगे, वो भी सिंक्रोनस मशीन का ये मेरा तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग कॉइल पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में स्टडी करेंगे कि ये कॉइल पिच फैक्टर क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है। तो पहले हमें कॉइल पिच फैक्टर पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसको हम प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा बहुत ब्रीफ किए हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ पर भी एक बार पढ़ते हैं। जैसे क्या होता है फुल पिच कॉइल। फुल पिच कॉइल क्या होता है? तो जैसे हमें पता है कि जब कॉइल पिच की वैल्यू का मान पोल पिच के बराबर होता है। ये क्या है? ये आपका पोल पिच, एक पोल से दूसरे पोल के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं पोल पिच। तो अगर कॉइल पिच का मान क्या है, जब पोल पिच के बराबर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? फुल पिच कॉइल बोलते हैं, जिसकी वैल्यू किस में हम लोग लेते हैं? इलेक्ट्रिकल में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिकल में। तो इसके एडवांटेज क्या थे? इसके दोनों साइड्स में इंड्यूज ईएमएफ अर्थमेटिक सम होता है। जो इसमें ईएमएफ इंड्यूज होता है वो क्या होता है? अर्थमेटिक सम होता है, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज इसमें क्या होता है? इंड्यूज होता है। डिसएडवांटेज क्या है? इसमें कॉपर कंडक्टर ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, मतलब इसमें जो कॉपर कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस एंड में एक्स्ट्रा आपका कॉपर की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं शॉर्ट पिच कॉइल का। शॉर्ट पिच कॉइल जनरली हम लोग क्या करते हैं? सिंक्रोनस जनरेटर में या इंडक्शन में हम लोग प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ एडवांटेज इस वजह से इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। जब कॉइल पिच की वैल्यू पोल पिच से कम होती है, आप देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या है? पोल पिच। अब लेकिन कॉइल पिच की वैल्यू क्या है? इससे थोड़ी से कम है। कितने डिग्री कम होता है? मान लीजिए अल्फा डिग्री कम है। तो मेरा क्या है, जब कॉइल पिच का वैल्यू पोल पिच से छोटी हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट पिच कॉइल बोलते हैं। अब क्या होता है, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को हमने लिख दिया, कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच, कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच। अब इसके एडवांटेज क्या है? इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें लेस कॉपर वायर आवश्यकता पड़ेगी, इसमें कॉपर वायर कम आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए क्यों करेगी? क्योंकि यहाँ पर ये इंड वायर जो होता है वो कम यूज किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है। इसमें लेस इंड्यूज है, वहाँ पर जो वोल्टेज इंड्यूज होता था वो ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूज होता था, यहाँ पर कम से कम वोल्टेज इंड्यूज होगा। अब हम बात करते हैं, जैसा भी हम बोल चुके हैं कि शॉर्ट पिच कॉइल को ही सिंक्रोनस जनरेटर में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें हार्मोनिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? अच्छे होता है। इसमें जो हार्मोनिक्स क्या होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन डीसी मशीन में हम लोग फुल पिच कॉइल यूज करते हैं। अब हमें अपने टॉपिक पर आते हैं कि कॉइल पिच फैक्टर क्या होता है, जो मेन टॉपिक है, इसी के बाद हम लोग स्टडी करेंगे। अब देखो, अभी हमने पढ़ा एक शॉर्ट पिच पढ़ा है, एक हमने फुल पिच कॉइल पढ़ा है। तो ये दोनों का क्या होता है? रेशियो होता है। तो क्या है, यह शॉर्ट पिच कॉइल में इंड्यूज वोल्टेज और फुल पिच कॉइल में इंड्यूज वोल्टेज के रेशियो को कॉइल पिच फैक्टर कहते हैं। मतलब कॉइल पिच फैक्टर किसको कहते हैं? आपका जो आपने कॉइल यूज किया था, एक आपने फुल पिच कॉइल यूज किया था, दूसरा आपने शॉर्ट पिच कॉइल यूज किया था। तो जो शॉर्ट पिच कॉइल में इंड्यूज वोल्टेज और फुल पिच कॉइल में इंड्यूज वोल्टेज के रेशियो को क्या बोलते हैं? आपको हम लोग कॉइल पिच फैक्टर कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि फुल पिच में जो वोल्टेज इंड्यूज होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है, और शॉर्ट पिच में जो वोल्टेज इंड्यूज होता है वो क्या होता है? कम होता है। अर्थात इसकी जो वैल्यू आएगी, नीचे की वैल्यू क्या है? बड़ी है, और ऊपर की वैल्यू क्या है? छोटी है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? हमेशा 1 से कम होगी या 1 के बराबर होगी, जैसा कि हम लोग डिफिनीशन से देख पा रहे हैं। अब देखिए एक डिफिनीशन हमने और दिया कि वोल्टेज जनरेटेड इन शॉर्ट पिच कॉइल अपॉन अर्थमेटिक सम ऑफ टू कॉइल साइड। यहाँ पर हमने क्या लिखा था? फुल पिच
कॉइल में जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो क्या होता है, अर्थमेटिक सम होता है। तो इसकी जगह पर हम लोग ये भी डिफिनीशन दे सकते हैं कि जहाँ पर कि कॉइल में अर्थमेटिक सम को क्या कहते हैं, आपको अर्थमेटिक सम को हम लोग भी लिख सकते हैं फुल पिच कॉइल की जगह। इसके एक और डिफिनीशन हमने देखा, देखिए यहाँ पर जो 60 पिच में वोल्टेज जनरेट होता है यही एक्चुअल में मशीन में जनरेट होता है। तो इसकी जगह वोल्टेज जनरेटेड इन 60 पिच की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल। मतलब यही 60 पिच में ही जो वोल्टेज जनरेट होता है यही एक्चुअल में होता है। दूसरी हमने क्या लिखा, वोल्टेज जनरेटेड इन कॉइल आप स्पैन 180 डिग्री। अब आपके फुल पिच में जो एक साइड मतलब कॉइल स्पैन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 180 डिग्री होती है। तो इसकी जगह पर हम ये भी लिखते हैं। मतलब ये सारे डिफिनीशन जो हैं ये सब तीनों सेम है, एक ही डिफिनीशन है। अब बात करें एक और डिफिनीशन, देखिए हमने यहाँ लिखा है उसी का, फेजर सम ऑफ वोल्टेज ऑफ टू कॉइल साइड। एक्चुअल में क्या होता है, जो 60 पिच कॉइल में जो वैल्यू होती है, रिजल्टेंट वैल्यू होती है, वो क्या होता है, फेजर सम होता है। अभी हम लोग इसको आगे स्टडी भी करेंगे कि वो फेजर सम की वैल्यू कितनी होती है। और दूसरा हमने बोला अर्थमेटिक सम ऑफ द वोल्टेज ऑफ टू कॉइल साइड, जिसको हम लोग इसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं। अब बात करते हैं फुल पिच कॉइल के लिए। फॉर फुल पिच कॉइल एक्चुअल में मुझे केसी को क्या करना है, डिराइव करना है। तो केसी को डिराइव करने के लिए हमें क्या, एक बार फुल पिच में वोल्टेज निकालेंगे और दूसरी बार 60 पिच में वोल्टेज निकालेंगे और फिर दोनों का क्या कर देंगे, रेशियो निकाल देंगे। वो रेशियो क्या कहलाएगा, मेरा केसी कहलाएगा, मतलब कॉइल पिच फैक्टर कहलाएगा। पहले हम लोग बात करते हैं फुल पिच फैक्टर में कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा। अब देखिए हमने माना EC1 और EC2 साइड 1 और साइड 2 में जनरेटेड वोल्टेज है। ये आपका साइड 1 है और इसमें ये साइड 2 है। इसमें हमने माना यहाँ पर EC1 वोल्टेज है और यहाँ पर EC2 वोल्टेज है, जिनका मान ये, और रिजल्टेंट इन दोनों का रिजल्टेंट जो निकालेंगे वो क्या होगा, आपका EC होगा। अब देखो भाई क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, EC इक्वल टू EC1 प्लस EC2। आप यहाँ पर अर्थमेटिक सम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 180 डिग्री है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। अतः ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा EC। ओके, अब हम ये बात करते हैं। अब यहाँ से हमने लिखा, चूंकि यहाँ पर जो वोल्टेज होगा EC1 और EC2 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, इसलिए इक्वल होंगे, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। इसलिए इक्वल होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इसमें और इसमें क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, E1 बोल दिया। तो यहाँ से EC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2E1, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, E1 के बराबर हो जाती है। EC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2E1। अर्थात हमने ये पाया कि फुल पिच कॉइल में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 2E1 होगी। अब बात करते हैं 60 पिचिंग कॉइल की, बात करते हैं कि 60 पिचिंग कॉइल में वोल्टेज कितना इंड्यूस होगा। अब देखिए ये मेरा कॉइल है, हमने बोला 60 पिच है, तो ये क्या होगी, इसकी वैल्यू 180 डिग्री से क्या होगी आपका, इसकी वैल्यू 180 डिग्री से आपका कम होगा। अब जब 180 डिग्री से कम होगा, कितने डिग्री कम है, ये अल्फा डिग्री आपका कम है। अब ये मेरे जब अल्फा डिग्री कम है तो क्या होगा भाई, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ से जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या है, इसको हमने लिखा, इस कॉइल साइड को हमने इसको यहाँ से रिप्रेजेंट किया, ये आपका कॉइल साइड ये है, और इस कॉइल साइड को हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया EC2 से। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या होगा, अल्फा डिग्री। ये हमने अल्फा डिग्री ले लिया। अब ये अल्फा डिग्री क्या हो गया, ये क्या है, ये साइड्स और ये साइड्स क्या है, इक्वल है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों के सम के बराबर होगी। और ये साइड इक्वल होने की वजह से ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अतः अल्फा ये क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए जो इसका फेजर सम होगा, हम लोग क्या निकाल लेते हैं,
फेजर सम। तो AC को हम क्या लिख सकते हैं, एक चीज़ और, अगर इस पॉइंट से अगर इस पर हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट पर अगर खींचेंगे तो ये क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या है आपके इक्वल हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, AC को हम क्या लिख सकते हैं, इस AC को हम 2AD लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है मिड पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा 2AD हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, इस AD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इस AD को क्या लिख सकते हैं। अगर यहाँ से आप ध्यान से देखिए तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। और ये AD है चूंकि क्या आपका बेस है, तो बेस के लिए क्या हो जाएगा, कास वाला फार्मूला आ जाएगा। तो 2EC1 ये वाला, ये इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनिस हो जाएगा। तो 2EC1 कास अल्फा बाई 2 हो जाएगा, 2EC1 कास अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। अतः हम क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू हमने क्या पाया, AC इक्वल टू हमने ये पाया, AC इक्वल टू ये पाया 2E1 कास अल्फा बाई 2 आपको मिल गया। अब हम जो डिफिनीशन मेरा था वो क्या था, फेजर सम ऑफ वोल्टेज ऑफ टू कॉइल साइड। अभी हम लोग जो फेजर सम पाए थे, फेजर सम ऑफ वोल्टेज ऑफ टू कॉइल साइड, और दूसरा क्या अर्थमेटिक। तो फेजर सम जो निकला वो क्या आया, 2E1 कास अल्फा बाई 2 निकला, तो ये आया 2E1। और अर्थमेटिक सम क्या आया, 2E1 आया। तो यहाँ से E1 क्या हो गया आपका, यहाँ से E1 कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, तो KC इक्वल टू क्या आया, कास अल्फा बाई 2 आ गया। यहाँ से मेरा, तो इसका मतलब जो आपका कॉइल पिच फैक्टर आया वो क्या आया, कास अल्फा बाई 2 आ गया। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट क्या है। अब ध्यान से देखिए, फुल पिच फैक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू, पहले इसकी वैल्यू कहाँ से, फुल पिच फैक्टर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या फुल फैक्टर, ये आपका 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो कास अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 होने पर क्या होगा, KC की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, शॉर्ट पिचिंग कॉइल के लिए अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, अतः KC की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से छोटी होगी। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि KC की वैल्यू 0 और 1 के बीच में वेरीज करता है। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज क्या होते हैं। एडवांटेज क्या, अभी हम पहले बोल चुके हैं कि इसमें कॉपर की सेविंग होती है, और दूसरा हमने बोला हार्मोनिक्स कम होते हैं, जिससे साइन वेव वोल्टेज, मतलब शॉर्ट पिचिंग कॉइल से हार्मोनिक्स रिड्यूस होते हैं। और हार्मोनिक्स कितने कैसे रिड्यूस होते हैं, 5th हार्मोनिक, 7th हार्मोनिक, उसके कैसे उसको निकालते हैं, किस एंगल पर कितना हार्मोनिक्स रिड्यूस होगा, इसके बारे में हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अब आपने देखा कि हार्मोनिक्स रिड्यूस होने के लिए KC की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। और हमने माना nth हार्मोनिक के लिए फार्मूला हो जाता है कास, वहाँ पर अल्फा बाई 2 लिखे थे, यहाँ पर L अल्फा बाई 2 हो जाएगा। मतलब nth हार्मोनिक को रिड्यूस करने के लिए हम क्या लेंगे, इसकी वैल्यू 0 करने के लिए, अतः इसकी वैल्यू क्या आना पड़ेगा, 90 डिग्री होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ये MCQ में कि 5th हार्मोनिक के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, मतलब कितने एंगल से उसको शॉर्ट पिचिंग करेंगे। तो अभी हमने बोला फिफ्थ के लिए हमने n की जगह क्या लिख दिया, 5th लिख दिया, और यहाँ पर हमने क्या इक्वल टू 0 किया। इसका मतलब क्या हुआ, 5 अल्फा बाई 2, इसको हम क्या करेंगे 90 डिग्री करेंगे। 90 डिग्री करने से क्या होगा, अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 180 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 मतलब 36 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया। मतलब इसी तरह 7th हार्मोनिक लिखना होगा तो n की जगह क्या लिख देंगे, इस n की जगह 7th लिख देंगे। मतलब जो हार्मोनिक को आपको रिड्यूस करना है तो अल्फा की वैल्यू उस पर आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की, बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है। वहाँ पर क्या था, कॉइल पिच फैक्टर। तो कॉइल पिच फैक्टर में हम लोग कॉइल को लिया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में हम वाइंडिंग को लेंगे, और भी एक सिंगल फेज में और एक सिंगल पोल में हम लोग उसको क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अभी अब और समझते हैं इन्होंने क्या समझते हैं। यह डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग में इंड्यूस वोल्टेज और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग वोल्टेज के रेशियो को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहते हैं। मतलब आपने जो इसमें आप वाइंडिंग करेंगे तो ये किसका किसको रेशियो होता है,
एक जो एक्चुअल में किया जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूज होगा और कंसंट्रेटिक वाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूज होगा, उसके रेशियो को क्या बोला गया है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। एक्चुअल में क्या है, जब कंसंट्रेटिक में यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। अतः हम क्या लिख सकते हैं कि वो क्या होगा? अर्थमेटिक सम हो जाएगा अगर वो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होगा। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगा तो वो क्या हो जाएगा? फेजर सम होगा। क्यों फेजर सम होगा? जो उसमें क्या होगा, एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के बीच में क्या होता है? एक एंगल आता है, एक स्लॉट से दूसरे बीच में एक एंगल मिलेगा, और इसमें आपको वो एंगल नहीं आना चाहिए। ये एंगल क्या बोलते हैं? स्लॉट पिच एंगल आएगा। मतलब एक फेज से दूसरे फेज में, एक कॉइल से दूसरे कॉइल के बीच में जब आप जाएंगे तो आपको एक स्लॉट एंगल का क्या होगा? फेज डिफरेंस होगा। इसलिए आपको अगर उनको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? फेजर सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको केडी को कैसे डिराइव करेंगे इसको समझते हैं। तो इसको डिराइव करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं स्लॉट पिच, ये हम लोग जानते हैं पहले लेक्चर से कि ये स्लॉट है और ये भी स्लॉट है। इन दोनों के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं? स्लॉट पिच बोलते हैं। तो यहाँ पर इसी को हमने यहाँ पर ड्राइंग में दिखाया है, इसमें हमने ड्राइंग में दिखाया है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपके, तो इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? स्लॉट पिच बोलते हैं। यहाँ पर हमने इसको बीटा से रिप्रेजेंट किया है, और सारे एंगल क्या होंगे आपके? सारे एंगल आपके बीटा होंगे। ये तो हम साथ जानते हैं। अब देखो भाई, इसको सॉल्व करने के, मतलब इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ओके बेट, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे हमने लिया 2 पोल मशीन के लिए, मान लेते हैं कोई मशीन है, उसके हम 2 पोल की मशीन की हम बात करते हैं। तो 2 पोल मशीन में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, इसी की हम बात करते हैं। अगर ये 2 पोल की मशीन होती, ये मान लिया 2 पोल की मशीन होती, और इसमें स्लॉट कितने हैं? 12 है। तो इसमें स्लॉट कितने हैं? 12 है। तो आपके लिए क्या निकालना है? एक से बीच के दूसरे बीच का एंगल निकालना है। तो क्या करेंगे? टोटल एंगल निकाल लीजिए। टोटल एंगल को हम स्लॉट से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो हम क्या लिखे हैं? टोटल इलेक्ट्रिकल एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्लॉट या टोटल स्लॉट। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिकल एंगल कितने हो जाएंगे? चूंकि 2 पोल की मशीन है तो क्या होगा? एक पोल से दूसरे पोल के बीच में 180 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 डिग्री आएगा। मतलब अगर ये 2 पोल की मशीन होगी तो बीटा की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री होगी। ये 30 डिग्री होगी। अगर यही मशीन 4 पोल के लिए बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो आपको पता है टोटल इलेक्ट्रिकल एंगल जब निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? 4 इंटू एक पोल से दूसरे पोल के बीच में 180 डिग्री है और डिवाइड बाय 12 कर देंगे। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा? 4 3 जा 12 और 3 6 जा 80। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। मतलब आपका ये 2 पोल के लिए तो ये आया, और 4 पोल के लिए जब करेंगे तो इसका एंगल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तो जिसका हम लोग फार्मूला भी बोला जाता है, इस फार्मूले को रटने से बेटर है कि इसको समझ लेना कि ये फार्मूला को कैसे आया। तो फार्मूला हुआ बीटा इक्वल टू 180 डिग्री इंटू पोल डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्लॉट। इससे बेटर है, यही फार्मूला है, जैसा भी हम लोग समझ भी सकते हैं इस फार्मूले को। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि स्लॉट पर पोल पर फेज, मतलब हमें केडी को समझने के पहले हमें बीटा और एम के बारे में समझना बहुत जरूरी है। अब देखो भाई क्या है, स्लॉट पर पोल पर फेज, यहाँ की बात करते हैं। स्लॉट पर पोल पर फेज, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने एम का वैल्यू, ध्यान समझेगा, अगर 2 पोल की मशीन है, अगर 2 पोल की मशीन है तो एक पोल को कितना स्लॉट मिला? तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये आपकी 2 पोल की मशीन है और ये 6 स्लॉट है, तो एक पोल को कितना स्लॉट मिला? एक पोल को 3 स्लॉट मिला। आपने देखा 3 स्लॉट मिला,
और एक फेज को कितना मिलेगा, तो 3 डिवाइड बाई, चूंकि 3 फेज का हमने सप्लाई लिया है तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। आप देखिए इसको एक फेज, मतलब हर फेज को एक स्लॉट मिला, यह इसकी क्या हो जाएगी, एम की वैल्यू हो जाएगी। मान लेते हैं हमने 2 पोल की मशीन अभी भी लिया है और इसमें कितने स्लॉट है, 12 हैं। तो आप क्या करेंगे कि हमें निकालना है कि पहले तो एक पोल को कितना मिला, उसके बाद एक पोल में एक फेज को कितना स्लॉट मिला, उसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं अगर 12 स्लॉट का है और 2 पोल है तो एक पोल को कितना स्लॉट मिलेगा, तो 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 2 पोल की तो 6 स्लॉट मिले, मतलब एक पोल को आपने देखा 6 स्लॉट मिला। और 3 फेज की सप्लाई है तो उसमें एक फेज को कितना स्लॉट मिलेगा, तो 6 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा। आप देखिए इसको 2 मिला, इसको भी 2 मिला और इसको भी 2 मिला। तो यहां पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर m की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहां पर m की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसको हमने समझा, इसका फार्मूला भी है, फार्मूले से बेटर है कि आप उसको समझ लीजिए, फार्मूला तो होता है। अब हमने क्या किया, देखिए टोटल नंबर ऑफ स्लॉट को पोल से डिवाइड कर दिया और नंबर ऑफ फेज से डिवाइड किया। वैसे हम पहले भी कर रहे थे कि एक फेज में मतलब एक पोल को कितना स्लॉट मिला तो उससे डिवाइड करते थे पोल से, और फिर एक पोल में एक फेज को कितना मिला फिर से हम फेज को डिवाइड करते थे। वही हम क्या है, इसका फॉर्मूला निकला, इसका मतलब स्लॉट को हम क्या कर दें, नंबर ऑफ स्लॉट को पोल और फेज से हम लोग क्या कर दें, डिवाइड कर देते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग अब केडी कैसे निकालेंगे। अब देखो भाई क्या हमने माना किसी एक पोल के फेज में कंजिक्यूटिव स्लॉट की संख्या m है। जैसे हमने यहाँ पर पाया कि इसमें m की वैल्यू कितनी है, 2 है। क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, अगल बगल होंगे स्लॉट, ये ऐसा नहीं कि ये इसका फेज यहाँ पर होगा, नहीं, ये दोनों जो भी फेज होंगे, जो भी स्लॉट मिलेगा एक फेज को किसी भी पोल में, वो स्लॉट क्या होंगे, कंजिक्यूटिव होंगे। तो जैसे इसमें 2 थे तो हमने इसमें कितने ले लिए, हमने यहाँ पर 3 दिखा लिए। हमने बोला कि एक स्लॉट इसको यहाँ मिला, एक स्लॉट यहाँ मिला, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, और एक स्लॉट यहाँ मिला, एक स्लॉट यहाँ मिला। अब आपके बीच में आप देख रहे हैं ये एंगल भी क्या होंगे, बीटा होंगे। ये बीटा होगा तो ये आप सोचते होंगे बीटा कैसे होगा, क्योंकि अब देखिए समझ सकते हैं यहाँ पर तो बीटा है तो ये बीटा होगा। अब यहाँ से देख सकते हैं अगर आपका ये एंगल, इसी को हमने यहाँ फिर से बना लिया सिस्टमेटिक, ये बीटा है, ये भी बीटा है, तो यहाँ से ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है, और ये भी साइड्स इसके इक्वल है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आप देखिए ये तीनों लाइन, ये क्या है आपके, ये x प्लस एक्स और प्लस बीटा, ये कितना होगा 180 डिग्री। और यहां से इसको और ये मुझे निकालना है, मान लेते हैं इसको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं ये y डिग्री है। तो यहाँ से ये ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ से क्या लिखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका क्या निकल, इस इक्वेशन से क्या निकल जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू बीटा होगी, जो कि y आपने इसको लिया था। तो मतलब ये अगर बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा, या ये बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको हम लोग यहाँ पर लिखे रहते हैं। अब यहाँ पर मेरा क्या हुआ, इसको हमने स्लॉट लिए, मतलब हमने m स्लॉट ले लिया। मान लें किसी फेज में m स्लॉट है, तो हमने बोला m स्लॉट, एक EC1 हुआ, एक EC2 हुआ, एक EC3 हुआ, डैश 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 ECM फेज हुआ। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, KD निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, अर्थमेटिक्स हम निकालेंगे। तो यहाँ पर इंडिविजुअल वाइंडिंग में कॉइल का एक होगा, कॉइल का अर्थमेटिक वोल्टेज सम
क्या हो जाएगा एम ई सी वन, क्योंकि इसमें कितने स्लॉट एम है और एक स्लॉट पर हमने बोला ई सी है, क्योंकि सारे वोल्टेज ई सी वन, ई सी टू, ई सी थ्री भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हमने इसको एम ई सी लिख दिया। अब ई सी को हम क्या ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, देख सकते हैं ए बी हमने लिख दिया। और यहाँ पर ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ये बीच में सेंटर में आ रही, तो ये दोनों साइड्स क्या इक्वल है, तो ये क्या होगा आपका मिड पॉइंट होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2am लिख सकते हैं। तो आपका ये 2am हो गया। और यहाँ से आप ध्यान से देखिए, ये आपका पूरा बीटा है, तो ये क्या हो जाएगा बीटा बाई 2, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा तो साइन आएगा, तो क्या लिख सकते हैं OA, OA क्या आपका ये हाइपोटेनस है, OA साइन AOM, मतलब ये एंगल, मतलब AOM क्या आपका बीटा बाई 2 है, तो यहाँ से 2m इक्वल टू OA साइन बीटा बाई 2 हो गया। ये क्या था अर्थमेटिक सम था। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका फेजर सम क्या होगा, तो फेजर सम क्या होगा, ये प्लस ये प्लस ये और प्लस ये क्या हो जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट जो होगा AF, ये AF क्या होगा इसका फेजर सम होगा रिजल्टेंट। तो हमने यहाँ से लिखा इंडिविजुअल वाइंडिंग में फेजर वोल्टेज सम क्या हो जाएगा AF इक्वल टू, यहाँ तो AF हुआ, और यहाँ से हमने क्या मारा, ये साइड से क्या आपके इक्वल है, ये साइड से इक्वल है, तो इस पर जो आप ये परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट होगा, तो AF को क्या लिख सकते हैं 2AG लिख सकते हैं, तो AF को हमने 2AG लिखा। अब देखिए क्या है, AG की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, AG को हम क्या लिख सकते हैं, AG को OA साइन, अब यहाँ पर आपका ध्यान दीजिए ये AG है, तो इसके लिए ये आपका क्या है AG ये, तो इस एंगल के लिए अगर हम लोग बात करें, एक चीज़ और ध्यान देना होगा, अगर ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है, तो m हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये पूरा m बीटा हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा बीच में सेंटर मारा, तो ये क्या हो जाएगा आपका m बीटा बाई 2 होगा, ध्यान दीजिएगा, तो वो ध्यान रखना होगा। तो ये जो एंगल AOG होगा आपका, मतलब AOG वो क्या होगा m बीटा बाई 2 होगा। अब चूंकि आपका AG क्या है, AG आपका इसके लिए क्या हो जाएगा, AG इसके लिए क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा, अतः ये क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, साइन AOG, और AOG को हम क्या ले सकते हैं m बीटा बाई 2 लिख सकते हैं। इस तरह से हम KD इक्वल टू क्या ले सकते हैं फेजर सम ऑफ द कॉइल वोल्टेज पर फेज और अर्थमेटिक सम। ये जो हमने फेजर सम जो निकला वो क्या निकला 2OA साइन m बीटा बाई 2, और अर्थमेटिक सम जो निकला था कुछ देर पहले हम निकाल चुके थे, ये 2m आया, तो यहाँ से OA भी कैंसिल हो गया और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा साइन m बीटा बाई 2 और m साइन बीटा बाई 2। तो यहाँ से मेरा ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकल के आया। अब बात करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है ये क्या होता है नंबर ऑफ स्लॉट पर डिपेंड करता है। m क्या है नंबर ऑफ स्लॉट है, मतलब m की वैल्यू पे ये क्या करता है डिपेंड करता है। अब आप सोचेंगे m ऊपर भी है नीचे है, लेकिन यहाँ पे ये एंगल में है, अतः अगर m की वैल्यू बढ़ाएंगे तो kd का मान क्या होगा घटेगा, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में है। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं kd निकाल सकते हैं। इसी पर हमने एक न्यूमेरिकल दे रखा है कैसे kd निकालते हैं। अब हमने क्या किया है, थ्री फेज सप्लाई है, 8 पोल की मशीन है, तो पीक वैल्यू क्या है आपकी 8 पोल की मशीन है, और उसमें हमें क्या निकालना है kd निकालना है, और वो भी क्या है फुल पिच कॉइल है, तो मतलब कास अल्फा बाई 2, तो अल्फा बाई 2 यही तो होता है kc। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आपका ये फुल पिच कॉइल है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी अल्फा की वैल्यू 0 होगी, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी फुल पिच कॉइल के लिए 0 होगी, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब kc की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, kc की वैल्यू 1 आ जाएगा। और kd का वैल्यू क्या हो जाएगा, kd की वैल्यू निकालने के लिए मुझे m चाहिए और बीटा चाहिए, तो अभी हम जानते हैं स्लॉट पर पोल पर फेज, तो कितने स्लॉट है 120 स्लॉट है, तो 120 को पोल 3 है और फेज 3 है, तो 5 आ गया। और बीटा निकालेंगे 180 डिग्री डिवाइड बाई इंटू 4, तो ये आप क्या करेंगे नंबर ऑफ स्लॉट वो 12 डिग्री आ जाएगा। और इसको क्या करेंगे kd का फार्मूला जो होता है साइन
एम बीटा बाई 2, तो यहाँ पर एम की वैल्यू और बीटा की वैल्यू पुटअप कर देंगे और यहाँ सॉल्व कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.95। आपने देखा के डी और के सी की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटी होती, जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।